Hello students, very good morning all of you. Today we will discuss about sulfur dioxide preparation properties uses structures. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ, तो सिंपल सा है, सल्फर है और डाइऑक्साइड का मतलब दो ऑक्सीजन, तो SO2। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रिपरेशन कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसको प्रिपेयर हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल सा मेथड है, हम क्या कर सकते हैं, बाय कंबशन ऑफ सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। हम सल्फर का कंबशन करवा देंगे, ठीक है, उसको बर्न करवा रहे हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, हम कॉपर मेटल की रिएक्शन करवा सकते हैं H2SO4 के साथ। अब दिमाग में जाएगा कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड है वो तो कॉपर के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, हमने जैसे पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर। बट यहां पर जब डाइल्यूट रिएक्शन नहीं करेगा, मैं क्या ले रहा हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट हैज टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज कॉपर। वो क्या करेगा, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा, जबकि खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा और कौन सी गैस आ जाएगी, SO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड हमने रोस्टिंग पढ़ा हुआ है ना, जो मेटल सल्फाइड्स होते हैं हम उसकी रोस्टिंग प्रोसेस करवा सकते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस से क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड्स के अंदर। ठीक है, जैसे हमारे पास जिंक ब्लेंड है, ZNS है, मैं उसकी रोस्टिंग करवाऊंगा, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास ER। ठीक है, तो ये सारे मेथड हो गए हमारे जिससे हम सल्फर डाइऑक्साइड्स को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना, कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने यूज कर लिए, एक लोन पेयर बच गया। ठीक है, ये शेप ट्रायंगुलर शेप होनी चाहिए थी, बट शेप कैसी हो जाती है, बैंड शेप हो जाती है और जो एंगल होता है करीब 119.5 डिग्री का समथिंग हो जाएगा। अब जो यहां पर जो सल्फर सेंट्रल एटम है वो क्या करेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं और एक पाई बना रखा है। पाई भी एक कौन सा हो गया, पी पाई, जबकि दूसरा डी पाई पी पाई। क्लियर है, अगर एग्जाम में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो आप क्या बनाओगे, कुछ इस तरीके से। क्लियर है, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब यहां अब इसके साथ डी पाई बॉन्ड बना रहा था, अब किसके साथ बना लेगा, इसके साथ, और ये क्या बन जाएगा, पी पाई बॉन्ड एंगल वही सेम है। तो ये इसके जो बैंड शेप होगी, है ना, बैंड कह सकते हो या फिर वी शेप कह सकते हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा हो गई और एक लोन पेयर, टोटल हो गए 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्लियर है, अब उसके बाद हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास फिजिकल स्टेट। तो नाम से ही दिख रहा है, या नाम से तो नहीं कह सकते, आपने सुना जरूर होगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब काफी फैमिलियर सा नाम है। तो क्या कह सकता हूं कि जो ये हमारे पास SO2 गैस होगी, इट इज कलर्ड गैस, इट इज colorless gas having pungent smell। पंजेंट स्मेल का मतलब क्या होगा कि सफोकेशन होगा, बदबूदार होगा, हम इसमें ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे। और कलरलेस का मतलब कोई कलर नहीं होता है इसका। सेकंड आती है सोल्यूबिलिटी। तो इट इज
highly soluble in water. It is highly soluble in water due to polar nature. Due to polar nature, है ना, पोलर होता है, डायपोल मूवमेंट होती है इसकी, तो वाटर भी पोलर होगा, तो इस वजह से दोनों में डायपोल डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे और डिसोल्व हो जाएगी। और दूसरी बात, ये पानी में इस वजह से भी डिसोल्व होगी क्योंकि ये वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन कर लेती है और सल्फ्यूरस एसिड बना लेती है। तो इसी वजह से जो SO2 गैस होगी वो वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल होगी। नंबर 3, एसिडिक नेचर। अब हमें पता है कि भाई जो सल्फर है, सल्फर नॉन मेटल है और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, सो इट इज आल्सो एसिडिक। एक सिंपल सा रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन, जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं तब ये H पॉजिटिव आयन भी देता है। ठीक है, आल्सो ऑन डिसोल्विंग इन वाटर इट गिव H पॉजिटिव आयंस। तो जो H पॉजिटिव आयन देगा उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो SO2 गैस हो गई प्लस वाटर हो गया, रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, और H2SO3 क्या प्रोवाइड करेगा हमें, हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन एंड सल्फाइड आयन। तो जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एसिड्स कहलाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो SO2 गैस है वो एसिड होती है। फिर दूसरी बात, हम और भी तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं कि एसिड होती है, क्योंकि जो एसिड होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना लेते हैं, है ना। तो ये भी क्या करती है, ये भी बेस के साथ रिएक्शन करती है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर जाती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम रिएक्शन विद बेसिस। बेसिस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी ये, सोल्ट और वाटर। जैसे NaOH प्लस SO2 गैस क्या बना लेगी, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड प्लस H2O। सिंपल सी रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर होता है, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये क्या करेगी, इस लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगी। ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, CaSO3 प्लस H2O। जो लाइम वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, वो मिल्की हो जाएगा, दूधी कलर का जैसा हो जाएगा। CO2 गैस भी लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देती है और SO2 गैस भी लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देगी। बट जो CO2 गैस होता है उसकी कोई स्मेल नहीं होती है, जबकि SO2 गैस की पंजेंट स्मेल होती है। तो इस तरीके से हम SO2 गैस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर। ये जो प्रॉपर्टी है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और कह सकते हैं कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर उठ जाता है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि सल्फर यहां पर किस फॉर्म में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +4 से ज्यादा स्टेबल किस में होता है, +6 में। तो जब वो +4 से +6 में जाएगा तब क्या होगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसको रिड्यूस कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि इट बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कौन सी हो गई, वो रिड्यूसिंग नेचर। तो इन एक्वस मीडियम इट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। Because it give nascent hydrogen। ठीक है, कैसे, हमारे पास SO2 है, रिएक्शन करेगी वाटर के साथ और यहां से क्या बना लेती है वो H2SO4 प्लस 2 nascent हाइड्रोजन। अब ये nascent हाइड्रोजन जिसके साथ भी अटैच होंगे वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा।
ठीक है। और जो सल्फर है वो क्या हो गई, +4 से किस में कन्वर्ट हो गई, +6 में हो गई। तो उसने दूसरे को क्या कर दिया, रिड्यूस, और खुद क्या हो गई, ऑक्सीडाइज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स, तो क्या कहता है, फर्स्ट है इट रिड्यूसेस हैलोजन इनटू हैलोजन एसिड्स। हैलोजन को किस में कन्वर्ट कर सकती है ये, हैलोजन एसिड्स में, जैसे Cl2, बाकी एज इट इज SO2 + 2H2O। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई ये, H2SO4 तो बनेगा ही बनेगा, प्लस साथ में क्या बन गया, 2HCl, है ना। क्लोरीन जो 0 थी वो किस में कन्वर्ट होगी, -1, मतलब कि उसका रिडक्शन हो गया। सेकंड वन आता है इट रिड्यूसेस Fe2 पॉजिटिव इनटू Fe3 पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि Fe3 पॉजिटिव को 2 पॉजिटिव। क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है, what will happen when SO2 गैस रिएक्ट विद फेरिक आयंस, या Fe3 पॉजिटिव आयन, या फिर कंपाउंड का नेम, जैसे कि Fe2SO4 थ्राइस। तो आयरन के ऊपर कितना चार्ज हो गया, +3, वो रिएक्शन कर रहा है मॉइस्चर फॉर्म में SO2 के गैस, और क्या बना लेगा यहां से, FeSO4 + H2SO4, मतलब कि जो आयरन था वो +3 से किसमें कन्वर्ट हो गई, +2 में। इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और इसी वजह से हम SO2 को क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट आता है इट रिड्यूसेस KMnO4। ठीक है, पोटाशियम पर मैग्नेट को भी ये रिड्यूस कर देती है। तो हमारे पास KMnO4 है प्लस SO2 + H2O। तो इसका जो कलर होता है वो आप लैब में भी देखोगे, पिंक वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, तो SO2 गैस की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि वो KMnO4 को डीकलराइज कर देता है। तो इस वजह से हम पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये कौन सी गैस थी, SO2 गैस है। तो क्या बन जाएगा, K2SO4 + MnSO4 एंड + H2SO4। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, +2, मतलब इसका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। तो उसने क्या कर दिया, उसने क्या पोटाशियम पर मैग्नेट को रिड्यूस कर दिया, और खुद क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई। तो इस रिएक्शन का यूज किस में हो सकता है, ये आप लिख सकते हो कि दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई SO2 गैस। SO2 गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट को भी ये रिड्यूस कर देती है। K2Cr2O7 + H2SO4 क्या बना लेगा, K2SO4 + Cr2SO4 थ्राइस + H2। ठीक है, जो हमारे पास क्रोमियम था, क्रोमियम +6 से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो वो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल। ये तो क्या हो गया, आप सोच रहे हो H2SO4 कैसे ले लिया, वो बैलेंसिंग की वजह से आ गया। रिएक्शन करेगा SO2 के साथ ही, बट ड्यू टू बैलेंस जो K2Cr2O7 होता है वो किस मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में। तो हमें एक्स्ट्रा H2SO4 भी लेना पड़ेगा, और वो रिएक्शन किसके साथ करेगा, SO2 गैस के साथ। ठीक है, तो फिर वो SO2 गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H2SO4 में। बट रिएक्टेंट में H2SO4 मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, तो जो नेट आएगा हमारे पास वो ये आ जाएगा। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसने SO2 गैस के साथ रिएक्शन की ही नहीं, उसने SO2 गैस के साथ रिएक्शन की है, और ये आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो SO2 गैस है वो किसकी तरह काम करती है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लीचिंग एक्शन, कि जो SO2 गैस है वो एज ए ब्लीचिंग एजेंट भी काम करती है, मतलब कि वो कलरिंग सब्सटेंसेस को डीकलराइज कर देती है। ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन। तो क्या कहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ nascent hydrogen it can behave as bleaching agent।
किसकी तरह काम करती है? ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है, मतलब ये कलरिंग सब्सटेंसेस को डीकलराइज कर देगी। ठीक है, जो कलरिंग सब्सटेंसेस होंगे उसके साथ कौन रिएक्शन करेगा? नेसेंट हाइड्रोजन, और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? कलरलेस सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट कर देंगे, वो कलरलेस हो जाएगा। समझ में आई बात? सिंपल सा है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। फिर दूसरी बात, इट इज टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट। क्या कह रहा है? ये जो ब्लीचिंग एजेंट होगा ना, कैसा है? टेम्परेरी है। टेम्परेरी हमने इसको क्यों नाम दिया? क्योंकि ये ब्लीचिंग किस मेथड से करता है? बाय रिडक्शन। अब जो जिसको हमने ब्लीच किया है, जिसको हमने रिड्यूस किया है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होते ही रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने का मतलब वो जो कलर था, वो कलर जो डिसअपीयर हुआ था, वो वापस अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? टेम्परेरी। तो कोई भी ब्लीचिंग एजेंट जो ब्लीच करता है बाय रिडक्शन, वो क्या होता है? हमेशा टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट होगा, क्योंकि जिसको हमने ब्लीच किया वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के वो अपने कलर को रिगेन कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन स्पॉटर ऑफ कंबशन। हम सब जानते हैं कि भाई जो ऑक्सीजन गैस होती है सिर्फ वो स्पॉटर होती है, तो SO2 गैस क्या होगी? नॉन स्पॉटर होगी। मतलब कि इसके अंदर अगर मैं किसी भी हीटेड या लाइटेड सब्सटेंस को रखूं तो वो क्या हो जाएगा? वो बुझ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? नॉन स्पॉटर ऑफ कंबशन। ये कंबशन को बिल्कुल भी स्पॉट नहीं करती। इट डू नॉट स्पॉट कंबशन। but some lighted या burning substances, but some burning substances like carbon, magnesium, etc. keep on burning। कहता है बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इसके अंदर कॉन्टिन्यूस चलते रहते हैं, तो वो क्यों नहीं बुझे? तो क्या होगा यहाँ पर? कार्बन प्लस SO2 गैस फॉर्म CO2 प्लस सल्फर। कहता है कि ये जो रिएक्शन होगी ना, इस रिएक्शन के अंदर इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि SO2 किसके अंदर टूट जाएगा? सल्फर प्लस ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन गैस मिलेगी, और वो ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्शन कर जाएगी? जो एक्टिव सब्सटेंसेस होंगे लाइक कार्बन और मैग्नीशियम। तो ये लॉजिक होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ड्यू टू एनर्जी ऑफ रिएक्शन द SO2 कन्वर्ट्स इनटू सल्फर एंड ऑक्सीजन, एंड दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर कंबशन। और उस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? कंबशन में यूज हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जैसे वरना दे क्या होता है कि भी अगर कोई रिएक्शन ऐसी है, अगर मैंने किसी ऐसे सब्सटेंस को जलाया जो रिएक्टिव ही नहीं था, तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जो ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो लेस रिएक्टिव होंगे, ठीक है, उस केस में क्या होगी? एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं होगी, और फिर जो SO2 सल्फर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होगा, और फिर उनका जो कंबशन होगा वो कंटिन्यू रह ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एडिशन रिएक्शन। जो SO2 गैस है एडिशन रिएक्शन देती है, मतलब कि कुछ कंपाउंड या एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन जैसे कि हमारे पास 2SO2 प्लस O2 क्या बना लेगा? SO3। एडिशन रिएक्शन हो गया, है ना? SO2 प्लस Cl2 फॉर्म्स सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसको आप ध्यान रखोगे, क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, ऑर्गेनिक में काम आएगा ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास की जो PCl5 है उसके साथ भी ये रिएक्शन कर जाता है। एडिशन रिएक्शन नहीं है ये, बट ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। PCl5 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा ये? POCl3 प्लस SOCl2। मतलब आप इसको अलग से नाम दे सकते हो कि रिएक्शन विद PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो PCl5 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा?
HOCl2 और इसको हम क्या बोलेंगे, थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड भी एक ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक में काम आएगा, ऑर्गेनिक है नहीं बट एक गुड केमिकल रिएजेंट है जिसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इनके एप्लीकेशन रिएक्शन स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन। तो इसका जो जनरल यूज होता है वो किसमें यूज होता है, जर्मिसाइड्स में। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं या जर्मिसाइड्स होंगे उन सब जर्म्स को मारने में इसका काम आता है। ठीक है, तो ये और एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। एयर में अगर इसकी अमाउंट ज्यादा है तो रेन के साथ रिएक्शन करके एसिड प्रोड्यूस करेगी और फिर तो उसके लॉसेज ही लॉसेज है। तो आप इस कंपाउंड को अच्छे से पढ़ोगे, रिएक्शंस याद करोगे, फिर भी कोई रिएक्शन समझ में नहीं आती है वो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।